पितृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर, बहुत ही अच्छे साहित्यकार, कवि, गीतकार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। डॉक्टर राजकुमार राज, एक नाम ही काफ़ी है उदयपुर जिलों की नगरी के लिए, हमारे लिए। जीवन में पिता से जुड़ी हुई बातें एक पिता ही जानता है। पिता के पास जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव होता है। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ इस चैनल पर आज पिता के बारे में कई बातें हमको सीखने को मिलेगी। पिता कब निराश हो जाता है, पिता कब हताश हो जाता है। पिता ऐसे ही परमेश्वर नहीं कहते, पिता के कुछ गुण होते हैं, तभी उसको माँ का भी दर्जा कम नहीं होता है। माँ धरती माँ है तो पिता आकाश है। आइए बड़े सुंदर भावों के साथ हम परिचित होते हैं डॉक्टर राजकुमार राज। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पत्रकार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप मेरे घर पधारे और पितृ दिवस के उपलक्ष्य में आप मुझसे अपनी रचना जो सुनना चाहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है और बहुत ही खुशी के साथ मैं अपने संवेदनाओं को प्रकट करूंगा। पितृ दिवस है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि मेरा एक ही बेटा था और वो कोरोना की जो पीरियड था 2022 में, जो होटल मैनेजमेंट किया हुआ था और असिस्टेंट मैनेजर था, चला गया। अब मेरा जीवन जो है सिर्फ लेखनी और मेरी कल्पनाएं और जन सेवा, साहित्य की सेवा ही मेरा लक्ष्य बन चुका है। और आप पूछ लो जी। ये मेरी जो प्रशंसा है पत्रकार ने की है, वो ये प्रत्यक्ष जो भी है इसका मैं व्याख्यान नहीं करूंगा। जो भी है आपको दिखाई दे रही है मेरे कर्मों का लेख, मेरे कर्मों का लेख इधर भी घुमा दीजिए। और इस वीरान घर में, आवाज आ रही? हाँ, इस वीरान घर में सपने की दुनिया और कल्पनाओं की दुनिया में जी रहा हूं। कभी भी इंसान, दुख सुख तो एक दुख छाव है, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी, हाँ, की क्रिएटिविटी और उसके रचनात्मक कार्य कभी खत्म नहीं होते हैं। और एक चीज बताऊं, मनुष्य जब तक जिंदा है उसके मस्तिष्क में संवेदनाएं चलती रहेगी। आइए पधारिए। एक छोटा सा घर है जो खाली पड़ा है, जो है ईश्वर की देन है, एक पिता के जो उद्गार है मैं प्रकट करूंगा। और अभी थोड़ा बंद कर दूं फिर बैठ। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर राजकुमार राज आज उनके आपके निवास स्थान पर आने का मौका मिला है। एक साहित्य सेवी, एक सामाजिक सेवी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं समाज को वो दिशा और वो दशा दिखाऊं। बहुत से ईश्वर ने आपको बहुत दिया है, किसी को भरपूर पुत्र दिए हैं, कहीं पुत्र का नामो निशान नहीं है। कहीं पुत्र है लेकिन कुछ दिन के लिए आता है और चला जाता है, जीवन भर की खुशियां देकर जाता है और अचानक वो लौट कर चला जाता है। ऐसी कई बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। जीवन में रिश्तों से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बाजार से वस्तुएं खरीदी जा सकती है लेकिन रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। मैं बोलूं? स्वागत है कि आइए हम रचनाओं से और कुछ जीवन के इन मूल्यों से परिचित होते हैं। डॉक्टर राजकुमार राज, दर्शकों को मेरी एक वेदना बताना चाहता हूं कि साहित्य जो है मेरे जीवन में कैसे आया। मेरे जीवन में समाज सेवा से साहित्य आया। तो साहित्य की दुनिया को मैं फिर नमन करता हूं कि आप लोगों के सानिध्य में, कि मुझे भी कि आप लोगों के सानिध्य में, आप चाहो तो रिपीट कर सकते हैं, आप धीरे वो कर लो कि मुझे भी प्रकाश मिला और आज मैं एक ख्याति प्राप्त साहित्यकार के रूप में ऊपर पाया। ये मेरा वो जगह है जहां पर मैं एकांतवास है, ये मेरा तप है। यहां पर मेरे शब्दों का
उदय होता है, उद्गम होता है, और मेरी रचनाएं बन पड़ी थी। आपके आने से पूर्व थोड़ी देर पहले ही मेरी अंतिम लाइन खत्म हुई थी। अब ये छोटा सा परिचय दूं, आप ये पूछ रहे हैं कि आप कहां कहां पुरस्कार, मेरी कोई पराकाष्ठा थी ना जीवन में, मैंने सोचा कि मैं पुरस्कार मिलेंगे या सम्मानित होऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समाज सेवा की वजह से दिल्ली के 2004 में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कविता बोला था। कविता के अंदर था एकलव्य, और उस पर मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप। यूं कई पुरस्कार मुझे मिलते गए। मेरी पत्रिकाओं में जिला स्तर की या राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में छपता रहा। मैं राजस्थान पत्रिका में भी छपा हूं कई बार, और शेखावाटी के लोगों ने मुझे बहुत योगदान दिया। तो समाज सेवा भी साथ साथ चलती रही, क्योंकि ये चिकित्सा व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ था और बहुत शानदार सी जिंदगी थी। रिटायरमेंट के बाद में आया तो मेरी कलम प्रखर हो गई, एक वक्ता के रूप में भी मैं उभरा हूं। और सबसे पहले अदबी उड़ान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे वरिष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार दिया। उसके बाद उदयपुर में मेरी साहित्य की दुनिया में जो बढ़वार होती रही, मित्रगण मिलते रहे, कारवां बढ़ता गया, और डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम समता साहित्य से मैं पुरस्कृत हुआ गैंगटॉक सिक्किम के अंदर, वहां के मुख्यमंत्री द्वारा। उसके बाद एक और बड़ा योगदान उदयपुर में मुझे हिमाचल प्रदेश की एक संस्था है सायराना कारवां, इसने भी मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं शुक्रगुजार हूं लफ्जों की महफिल का, कि कई ऐसी चीजें, लफ्जों की महफिल की बहुआयामी ये संस्था है, और इसने भी मुझे उदयपुर के गणमान्य साहित्यकारों में मुझे विशिष्ट साहित्यकार के रूप में पुरस्कृत किया। और योग देखिए, संयोग देखिए कि डॉक्टर कविता किरण जो राष्ट्रीय स्तर की कवित्री है, उसके साथ में सम्मानित हुआ। ये मेरे गौरव की बात है। अब बात यह है कि आज पैतृक दिवस है। एक पिता पुत्र का संबंध क्या होता है वो मैं जानता हूं। एक शोले फिल्म के अंदर था, एक साहित्यकार का एक डायलॉग है कि एक पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा। वही चीज मेरे साथ हुई कि कोरोना के काल में मेरा बेटा चला गया, जो होटल मैनेजमेंट में पीजी डिग्री था। उसको एम्बुलेंस में मिल आया और मैं बिल्कुल जीवन के एकांत वास में मैं समाहित हो गया। यूं समझोगा अगर उन गम और उन परिस्थितियों को मैं अगर लेता, अपने दिल पे लगाता, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। और शुक्रगुजार हूं मेरी कल्पना का, मेरी कलम का, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूं। और आज मेरी ये कविता, आपका अनुरोध है कि मैं अपनी कविता जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, जो वर्तमान अभी लिखी है मैंने उद्गार के रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारी प्रेरणाएं जो है मिलती है हमें डॉक्टर राजकुमार राज साहब से। मैं बहुत लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही आपकी रचनाएं पढ़ता हूँ कि रचनाओं में दर्द होता है, आपकी रचनाओं में तकलीफ होती है। आप पुत्र वियोग में अंदर ही अंदर जल रहे हैं, जैसे रात को सपने में रोज सामने खड़ा है, बात कर रहा हूं। लेकिन हम ये देखें कि आज पुत्र की वजह से कई पिता खून के आंसू रो रहे हैं। कहीं घर से बाहर निकाल दिया गया है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं पिता को जलील किया जा रहा है, कहीं पिता के साथ अत्याचार हो रहे हैं। पिता के न जाने कितने स्वरूप है, हम उनको पहचान नहीं सकते। लेकिन जहाँ सत्य है, जहाँ इंसानियत है, जहाँ धर्म है, जहाँ मान सम्मान है, वहाँ पिता आज भी जिंदा है। लेकिन जहाँ नफरत की दुकानें हैं, वहां पर पिता आज भी शर्मिंदा है। कि जब बेटे कहते हैं बड़े होके, तुमने मेरे लिए क्या किया है, जो सब करते हैं तुमने भी किया है। ये शब्द जब पिता सुनता है तो उसके दिल पे न जाने कितने जख्म उभर आते हैं। मेरे पिता ने शायद मेरे लिए जितना संभव हो किया। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ इंटरप्ट करना, प्रिंस इधर आओ। मैं अपनी कविता का
उच्चारण करो। ये बच्चा देखिए, जीवन कभी खत्म नहीं होता। पुत्र मेरा जा चुका है ईश्वर के पास, जिसका था वो उसने ले लिया। पिता की महिमा और पिता को समर्पित। लेकिन जीवन, आप कभी जीवन समाप्त नहीं होता है। इसको देख लीजिए, ये मेरा दोहिता है, आज यही मेरा बेटा है, और इसने मेरे जीवन की आस जगाई है, मेरे जीवन की धड़कन है, मेरी आरजू रहे हैं, मेरी उम्मीदें हैं, मेरे भविष्य की आशाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। और मैं जब तक जीवन मेरा रहेगा, और मैं ईश्वर से कहता हूं मेरी धड़कनें चलती रहे, मेरी सांसें चलती रहे, तो मैं इसको बना लूं, ये मेरा कल सहारा बन जाएगा। और मैं आपके सामने ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं कविता पे आ जाऊं, क्योंकि मैंने अभी लिखी है और मैंने अभी होठों तक पे भी नहीं बोल पाया हूं। तो हो सकता है पहली बार स्क्रीन पे आ रहा हूं और ये होठों से मैं पिता की महिमा, पिता को समर्पित। पिता से पहचान धरा पर, गिरधर बसंती बगिया की हरियाली सौगात, ईश्वर का मंदिर, सृष्टि प्रकृति, नील गगन, जन्मदाता, इस जीवन का आधार। बहुत बढ़िया। गुरुवर से आप मार्गदर्शक, गुरुवर से आप मार्गदर्शक, चंदन की खुशबू, धीरज, धर्म, सपनों के आदर्श, आंगन के बागवान, कुल के देवता, रक्षक भी, आत्मजी, प्रेम करुणा के दीपक, संघर्ष के भी विश्व पितामह, त्याग, तपस्या, उद्घोष, महिमा लिए पुनर्जन्म, चरणों की धूल में मैं अभिषेक करता हूं, करूं नतमस्तक आपके दायित्व के आदर्श। जीवन का अंश आपके गुणसूत्र, विश्वास के तट वट वृक्ष, करते संस्कारों का अनुसरण, टीवी में भी मुझे मार्ग दिखाया, धवल किरणों में पाता हूं सूर्य का मैं दर्पण। रग रग में दौड़ता आत्मविश्वास मेरे रक्त में, रग रग में दौड़ता आत्मविश्वास मेरे रग में, गौरव ललाट पर गर्व के रंगों का है तिलक, बोध वृक्ष की डालियों पर अमर लताएं लिपट रही है, राहों पर पुलकित अंकुरित फसलें अग्रसर। वाह, क्या बात। लोक परलोक जीवन चक्र, उद्गम शक्ति, प्रेरणा के आप उत्कर्ष, लोक परलोक जीवन चक्र, उद्गम शक्ति, प्रेरणा के उत्कर्ष, प्रफुल्लित हो सुमन, ज्योति पालनहार का रूप सदा हो अतुल्य, प्रकृति का चमत्कार इस हृदय का है सौंदर्य। कि पिता का जो सौंदर्य है अनोखा रूप है, अद्भुत रूप है। तो ये मेरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत की है। ये कविता नहीं, पिता तो एक जीवन दर्शन है। 71 वर्ष का मेरा जीवन चल रहा है और इतने अनुभव, और पिता क्या नहीं करता उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक। और मैं तो कह रहा हूं वो पिता जिसने अपनी मुखाग्नि अपने बेटे को दी हो, इससे ज्यादा पिता के क्या कर्तव्य हो सकते हैं। तो पिता की महिमा बहुत बड़ी है और पिता को आदर करना चाहिए। आज के वर्तमान पीढ़ी को माता पिता और पिता का अनुसरण करना चाहिए, उनके आदर्शों पर आदमी को चलना चाहिए। आज जितना भी विकृति है वो संस्कार खत्म हो जाने से है। पिता के संस्कार को, पिता के सपनों को पूरा करने वाले बच्चे ही इस देश का निर्माण करेंगे। यही मेरी सोच है और यही प्रगति का एक सिद्धांत है कि पिता का अनुसरण कीजिएगा, वो आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार राज जी। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, माटी का पुतला होता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान सोचता है सब मेरे हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शायद आपने तो मेडिकल लाइन डॉक्टर में रहे हैं,
लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये डॉक्टर कौन है जो हमारी रचना करता है, हमें धरती पर भेजता है। आंसू भी वही देता है और साफ भी वही करता है, खुशियां भी वही देता है और खुशियों को ले भी लेता है। जितने किलो का बनाता है उतने किलो का वापस ले लेता है। आखिर ये क्या है धर्म चक्र? मैं ढूंढ रहा हूँ जीवन का मर्म। मेरी कविता में वही जीवन का मर्म मिलता है। परमात्मा जो है ना, वो हमारे साथ है, हम नहीं देख पाते हैं, वो कणों में अदृश्य है। और इसको मानना पड़ेगा कि कोई इस शक्ति है जरूर। मुझसे वो क्या कराना चाहते हैं? मेरा अंतिम काल है। कई लोग कहते हैं कि आपका भविष्य क्या है? मैंने कहा भविष्य शमशान सभी का है, लेकिन नहीं, जिंदा रहते हुए आदमी बहुत कुछ कर सकता है। मुझे अभी गर्व से कहना पड़ता है कि मेरी एशिया के अंदर मेरी कई नज़में और मेरी गजलें बज रही हैं और वो प्रसारित हो रही है यूट्यूब पर। और मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर आप भी कभी सुनिएगा मेरे गीतों को। और मैंने तो उदयपुर का नाम रोशन कर दिया है। जैसे भी है, मैं इतना बड़ा कलमकार साहित्यकार नहीं हूँ। जो भी है, एक अंदर गंभीरता है, गंभीरता है। और आंखें खोल के मैं सृष्टि को देखता हूँ, जो बहुत सुंदर बातें हैं वो मुझे प्रस्फुलित करती है। और दुनिया के अंदर जो विघ्न है, कांटे हैं, वो मुझे परेशान कर देते हैं। तो दोनों के बारे में लिखता हूँ कि कांटे धरती पे ना हो। मैं थोड़ी सी एक लिंक से हटकर एक चीज कहता हूँ कि हर आदमी को खुशियों का नगीना चाहिए, गम के ना बादल ना ही आंसू चाहिए, और मोती चमके माथे पे वो पसीना चाहिए। मेहनत का श्रृंगार हो और उमंगे बहार हो, भीगे अंग श्रम से तेजस्वी ललाट हो। विष कंटक ना बगिया में फसले बहार हो, करुणा की सरिताएं ना बिखरे अंगार हो। झरनों में नीर और माटी की सोच चाहिए, अमर ज्योत की आंखों को वो तारा चाहिए। गम के ना आंसू ना ही गम के बादल चाहिए, मोती चमके माथे पे वो पसीना चाहिए। वैसे बहुत लंबी कविता है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, देश के नाम एक चीज कहूंगा। सरहद पे तैनात जो अभी वर्तमान घटना है जो हमारे बॉर्डर पे हुई पहलगाम पर, उसके लिए वो समर्पित है। वो अंतिम लाइन है। कविता तो बहुत पुरानी है, दिल्ली के साहित्य मैगजीन में छपी थी कि सरहद पे सिपाही आतंक से भिड़े, देश पर न्योछावर होता वो मनमोजी ये कहे कि लहू बहाया कुर्बानी में कितने जिरने बहे, कि अब तो सद्भाव के गांव और बसंती फूल खिले। मैं के वो जवान गगन का जज्बा चाहिए, अमर ज्योति की आंखों को वो तारा चाहिए। गम के ना बादल ना ही आंसू चाहिए, पर मोती चमके माथे पे वो पसीना चाहिए। और यही एक कारण है कि आपके सामने राजकुमार एक प्रवक्ता के रूप में भी बोल रहा है। कलम भी मेरी शार्प हुई है, जैसे भी कहते हैं ना, मुखर हुई है, भाषा भी मुखर हुई है। ये सब आपके सानिध्य और प्रकृति और सच्चे मन से जीने का एक तरीका, जीने की इच्छा मुझे भी है, कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना मेरी भी है। और इसके साथ ही मैं अपने सपनों को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत आपका। गुरु विशिष्ट ज्ञानी महामुनि लिख लिख बात बतावे, श्री राम जंगल में जावे, है ना, किस्मत मारी जावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे। एक वो पिता अपने पुत्र को वनवास दे दिया और पुत्र जा रहा है, लेकिन हम देखें कि पिता ये संतुष्टि करता है कि मेरा पुत्र जिंदा तो है, मेरा पुत्र को जो आशीर्वाद दिया है वो अमर अजर रहेगा। लेकिन जब पुत्र नहीं होता है और पुत्र आंखों के सामने चला जाए तो वो दृश्य पिता की आंखों से कभी जाता ही नहीं। हर तस्वीर पे क्यों सामने आ जाता है? आज भी शायद किमाड़ खोलो और आज भी आप ढूंढ रहे हो कि हो सकता है इधर से आ जाए। ऐसा क्यों एक पिता सोचता है, एक पुत्र क्यों नहीं सोचता है? आपको क्या लगता है जब आप घर के परिप्रेक्ष्य को, आसपास को देखते हो, कभी आपका मन बदल जाता है, कभी आपका मन किस तरह से रहता है? एक आप पुत्र वियोग में जल रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हो तो क्या दृश्य दर्पण देखने को मिलता है? बोलो। कुछ नहीं कि जिंदगी में जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते एक जन्मजात भी होते हैं, कुछ रिश्ते भावनाओं के होते हैं। आपके
अंदर सादगी होनी चाहिए, आप में प्रेम होना चाहिए, दुनिया में मोहब्बत होनी चाहिए, आप अपने परिवार बसा लोगे। मैंने किया है कि मेरा खून नहीं है, खून का अभी रिश्ता नहीं हो है मेरे पास, फिर भी कितने रिश्ते हैं जो मुझे कहते हैं सर हम है ना आपके, तो हम है ना आपके। ये क्या है, आपने खुद ने बनाया, आपके अपने कर्म ने बनाया। और एक चीज मैं कहूंगा कि 100 कर्म करोगे तब एक खुशी आपको मिलेगी। और मैं आपको कहता हूं जब निकलता हूं तो ये हजारों काम मैंने ऐसे कर दिए कि आज मेरे पास हजारों खुशियां हैं। मैं वीरान नहीं हूं, एकांत भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल अपने हाल में खुश हूं कि कम से कम मैंने खोया परिवार में तो कम से कम इन लोगों को पाया भी तो है। ये सारी चीजें हैं, ये आपके कामों की है। और आपके अंदर जो ईश्वर ने डाला है, जो गुण डाला है, उस गुण की विशेषता के कारण लोग आकर्षित होते हैं। और आकर्षित जो लोगों को कर पाए वही आदमी मूल्यवान हो जाता है। और बाकी संसार चलता है, कई लोग ऐसे हैं जो अनजाने निकल जाते हैं, जिनको लोग पहचानते भी नहीं है। ये कितनी बड़ी पहचान हमारी बनी है, ये बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर, मैं इसी को कहता हूँ कि ईश्वर है कहीं कहीं, तो किसी की पहचान तो बना रहा ना। और मेरी शुरुआत ही वहीं से, पिता से ही पहचान हमारी, ये मेरी रचना यहीं से शुरू हुई थी। और इसके साथ हमने साहित्य की बात की, हमने पुत्र की बात की, लेकिन हमने पिता की बात नहीं की। आपके पिता कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उनका कितना बड़ा उपकार, आप कुछ बातें याद। ऐसा प्रश्न मेरे से पूछा है कि मेरे पिता की वजह से ही मैं बहुत परिश्रम किया हूं। मैं किसी राजा महाराजा की औलाद नहीं हूं, एक मेहनती इंसान की औलाद हूं, जिन्होंने धरातल पे काम किया है। उसके बाद वो फौज में भी गए हैं और फौज की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रह्मा में वो जंग लड़ी अंग्रेजों के फौज के साथ। क्योंकि मेवाड़ रेजिमेंट जो थी ना, उस समय अंग्रेजों के अधीन थी, तो उस समय राजा महाराजाओं की जो फौज थी उसमें भी अंग्रेजों का साथ देना पड़ता था। क्योंकि वो देश उस समय गुलाम था, देश अंग्रेजों का था। तो उस समय मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी को सारा ज्ञान फौज से मिला है। मेरे पिता ने कराची और लंदन तक देखा है फौज के कारण, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ में थे। मेरे फादर, ये पीछे तस्वीर लग रही है, ये मेरे पिता की है। और एक पिता पर मैंने अपनी कविता लिख रखी, ये मेरी माता की, और इन पर मैंने कविता लिखी। इन्हीं का गुण मुझे आया। मेरी माताजी में जोश था, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन उद्घोष बहुत तगड़ा था, तो मैं तो बहुत कम बोलता था। अब मेरी वाणी जो माता पिता जाने के बाद तेज हुई है, तो पिता का जो यश कीर्तिमान है, मेरे पिता बहुत कीर्तिमान व्यक्ति थे। नगर परिषद में नाकादार थे और कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत थे। और एक चीज बताऊं, लंदन से जब एलिजाबेथ पधारी थी ना, तो चूंकि वो मेरे फादर सैनिक के रूप में रिटायर हुए थे, तो 2 सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, उनके स्कॉटिंग गार्ड के लिए एलिजाबेथ को स्कॉट करके लेक पैलेस पहुंचाने वाले थे। मैं उस पिता की औलाद हूं, इसलिए मेरे अंदर जोश और उद्घोष और सारे गुण जो है उन्हीं के हैं। बहुत सादगी भरे मेरे फादर का व्यवहार था, 6 फीट लंबे थे, बहुत स्मार्ट। और मेरे अंदर माता पिता दोनों का गुण गया है। तो ये जो कलम है, ये जो आध्यात्मिक बात है, या मैं जो लिखता हूँ कि ईश्वर को ही खोजता हूँ कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। शायर लोग तो ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं कि इस मुल्क में शायर नहीं होते हैं या कवि नहीं होते हैं। तो मेरे देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुरूप भी होता, क्योंकि विषमताएं, तकलीफें ज्यादा है। तो इनकी तकलीफों को मिटाने वाले साहित्यकार लोग, अमीर खुसरो से लेकर जितने जो पैदा हुए, अग्ने वगैरह, इकबाल जैसे लोग जिन्होंने लिखा है, और आज भी जो लोग हैं साहित्यकार जो लिख रहे हैं, इससे मेरा देश सुंदर होता जा रहा है। और मैं कलमकार हूं, इसलिए मैं गर्व है मुझे इस चीज का कि हम रहे ना रहे,
लेकिन इस देश को कुछ तो दे जाएंगे। और मेरी कलमें हैं, मेरी कलम अमर तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं रहूं ना रहूं तो गजलें चलेगी। और ऐसी संस्थाएं जिनके मैं आभारी भी हूँ, अदबी उड़ान, जो अभी युग धारा, जो आज ये कई संस्थाओं का आज काव्य पाठ भी होने वाले हैं, ये लफ्जों की महफिल, कारवां, शायराना कारवां, इन सब का मैं आभारी हूँ। मुझे कई दूसरी जगह से भी, आप ताजुब करेंगे कि फिल्म बनी थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, और एक फिल्म मेरे दोस्त ने कोटा में बनी, मैंने, हम दोनों ने मिलकर नाम रखा उसका वन संरक्षण मैत्री संघ, और उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी, उसका गीत मैंने लिखा, और वो डॉक्यूमेंट्री चली यूट्यूब पे, आप कोटा वाली देख सकते हैं। मेरी कविता ऐसी थी जो वैज्ञानिक लोगों ने मांगी पर्यावरण पर, तो मेरे पीछे ये लग रहा है अवार्ड, ये पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल साइंस के जो विभाग है उनके द्वारा मुझे मिला। तो मैं, इतना गर्व है कि मुझे वैज्ञानिक अवार्ड भी मिला। और कारण बताऊं, मेरी कविता में वैज्ञानिक पुट भी होता है। यूं तो इंसान का कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, ईश्वर वगैरह सारी बातें, एक अणु से जीव का निर्माण होता है, एक कण से। और आप तो कहते हैं कि टिश्यू लेते हैं, आज कहते हैं कि उन्होंने वो करके एक नई चमड़ी बना दी, नया इंसान बना दिया, अरे लोगों के चेहरे बदल दिए। तो ज्ञान तो वो चीज है। तो बताओ, दुनिया के अंदर सारे ज्ञान और फिर उसके ऊपर विज्ञान मनुष्य ने वो कर दिखाया। और ऐसा विज्ञान जो विनाशकारी हो, अभी टेलीविजन के पर्दे पर, पटल पर अगर झांके तो हर जगह बम चल रहे हैं, मिसाइल चल रही, दुनिया भर की बातें होगी, ईरान, इजराइल, इराक, लेबनान, ये पूरा जल रहा है, रूस से लेकर पूरी धरती पे। आज मैं पसीने में हूँ, पशेमान हूँ, उसकी वजह से भी हूँ। ये आग के अंगारे कब होंगे, ऐसी सारी ये कवि ही लिखते हैं। आज पहलगाम पर इतनी कविताएं हुई जिसमें वो मेरी भी लिखी हुई है, और बहुत इतने उसके लिए आभार व्यक्त किया है कि वो शहीद जो लोग हमारे, जो एक साधारण से नागरिक थे, एक तीर्थ यात्री कह दो या उनको ये कह दो, तीर्थ भी होता है साथ में जब आदमी घूमने जाता है, तो सैलानी थे वो तो है। और उनके साथ ऐसी घातक चीज होगी, पहले भी हुई थी, गुजराती लोग मारे गए थे। पर ये जो हिंसाएं हैं, हिंसा को कंट्रोल करना भी शायद साहित्यकारों का योगदान है। शांति अमन आदमी के अंदर साहित्यकारों की वजह से। आज जो प्लेन क्रैश में जो लोग जो गुजरे हैं, आज उसके परिवार को संबल देने वाले साहित्यकार हैं। वो जगह जगह अपने साहित्य के जरिए उनकी आत्मा को संतुष्टि दे रहे हैं, शांति प्रदान कर रहे हैं। तो बाकी तो साहित्य की दुनिया में बहुत कुछ है कि वो बहुत बड़ी है। साहित्य की दुनिया चेहरे होते अपरिचित पर मिलाती ही करती है। और एक चीज मैं बोलता हूँ पत्रकार साहब, कि कोई भी कविता आदमी लिखता है और वो पब्लिश हो जाती है तो वो बीकानेर भी पहुंचती है और मेरठ भी पहुंचती है। मेरठ से पता नहीं कहाँ जलगांव पहुंच जाती है, और पता लगता है बॉम्बे में आपकी गजल पहुंच गई तो वो रिकॉर्डिंग हो गई, मुझे जानते ही नहीं। वो मैं एक फोन आया कि हम आपका ये कर दें, रिकॉर्डिंग कर दें। मैंने कहा बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो सपना है जो कभी सोचा नहीं, वो साकार हो गया। मैं साहित्यकारों को कहता हूँ कि साहित्यकारों, सारी कला आपकी निजी है, अंदर से निकलती है। और कोई आदमी अगर साहित्य की दुनिया में बढ़ रहा है और आप ही का बच्चा था जो आगे निकला है, या आपके समकक्ष वो पहुंचा है, तो आप उस पर वो नाराज मत हो, क्योंकि उसने किसी का चुराया नहीं है, वो उसका अपना है, एक एक शब्द उसके अपने हैं। और एक चीज बताऊं, जो आदमी के साथ बीतती है और बीतने वाला उस चीज को कलमबद्ध कर देता है, वही साहित्यकार। इसके साथ में एक आखिरी सवाल और था कि कहते हैं कि जननी जड़े तो एड़ा जनजे, या दाता या सूत नहीं तो रीजे बाजरी मती गवाजे। थोड़ा माता के बारे में भी दो शब्द जरूर बताए, वो कौन थे, कहाँ की थी? सर, माँ तो माँ है, और ये धरती माँ, उतने महत्व में माँ को भी दूंगा। धरती के लिए चीज कहूंगा, वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, खेतों को संवारे, वही धरती वही धरती। ठीक उसी तरह माँ है जो हमें जन्म देती है, 9 महीने उस
पुत्र को रखती है। और एक चीज बताऊं, घर के परिवार के संस्कार बाद में उसके पेट में संस्कार शुरू हो जाते हैं, वहीं से गुण आते हैं। वैज्ञानिक ये कारण ये भी है कि जो जीन्स है, जो आपके अंदर जो आरएनए डीएनए आ रहा है, वो अब मैं साहित्य के बीच में विज्ञान की बात कर रहा हूं, ये सत्य है कि कणु उसके बच्चे के ऊपर गिरते हैं, वो कण गिरते हैं, उसके निर्माण, शिशु के निर्माण के साथ, वृद्धि के साथ उसके अंदर कण गिरते हैं, एक एक कण न्यूरॉन के गिरते हैं, और वही गुण, लक्षण, वही रूप, ये माँ सुंदर है तो उसी तरह वो सुंदर पुत्र भी पैदा होता है। और एक चीज यह है कि माँ जब वो दूध पिलाती है तो जितने संस्कारी और बहुत विचारिक माँ होगी तो उसके दूध में वो विचार, उसके संस्कार, वो सब दूध के अंदर आ जाते हैं। उसका शौर्य भी उसमें आएगा, वीरता भी आएगी, प्रकटता भी आएगी। और एक चीज बताऊं, छोटी सी बात है, फिर वैज्ञानिक बात कहूंगा कि पिता के गुण जो आ रहे हैं, जो पिता थे उनको देख के मैं हमेशा ये रहा, वो कहते थे, वो चिंता करते, बेटा इसमें जाना चाहे तो चल मैं बात करूं, इसमें जाना चाहे तो चल बात करूं, तो बेटा मेरे ऑफिस में भी है जगह खाली, तू अप्लाई कर दे बेटा। मैंने कहा नहीं, मन तो डॉक्टर बनना, मैं कि हमारा सपना है। चूंकि वो स्टेथोस्कोप में जब जाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और भाई साहब नर्सिंग में है इसलिए मैं तो मेडिकल में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता तो नर्सिंग में चला जाता और बहुत पहले, लेकिन ऐसा नहीं, वो मेरा सपना साकार हुआ। और मेडिकल साइंस में भी मैं रिसर्च और अनुसंधान की प्रक्रियाओं तक मैं गुजरा हूँ। अब कोई के उत्पत्ति कहाँ हुई, कुछ भी नहीं, हमारी प्रकृति, ये संसार, ये माता है। और वही माता जो जन्नत जिसे कहते हैं, मेरी धरती जन्नत है, वही जन्नत हमारी माँ है, उसी से हम निकले हैं। अब माँ चली गई। और एक चीज बताऊं, कभी लाडला बेटा होता ना तो मैं बहुत लाडला था, मेरा माँ माँ मुझे कुछ देगी कि नहीं, तुम वो बात मेरी माँ मुझे नहीं देती थी। बोले नहीं बेटा, तू तो मेरा राजा है, तू राजा बनेगा और मेरा आशीर्वाद है, तू इतना बड़ा बनेगा मेरे लाल, मेरे पुत्र। तो यही बात हुई। और मेरी जब मैं श्रद्धा सुमन जो उनकी अस्थि कलश लेके जब मैं गया हरिद्वार, तो मेरी कलम में वो निखार आया कि वहीं से मेरी कलम शुरू हो गई। मेरे अंदर जो है तीसरा नेत्र खुल गया, भगवान शिव जी कहाँ से प्रकट हुए। और मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि कोई दरवेश हमारे शरीर में आ गया है, वरना ये अनहोनी बात, मनुष्य बहुत साधारण होता है। मानसिक के विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो आपका सोचना, चिंतन सब आपके न्यूरॉन पे है, आपके अंदर ऐसे रसायन है जिसकी वजह से आप में गुण आते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, है तो ईश्वरीय है ना, वो प्राकृतिक है, वो न्यूरॉन कोई विज्ञान ने नहीं दिया, वो तो आपने स्टडी करी कि वो न्यूरॉन, तो वो गुण आदमी में वंश और वो गुण आते हैं। इसलिए मैंने एक जगह लिखा कि तेरे रग रग का अंश है मुझ में। और ये सत्य है कि वो जो लताएं जो तेरे वृक्ष पर लिपटी हुई है ना। माता का नाम क्या था और उनकी गोत्र क्या था? मेरी माता सुंदर देवी थी और मेरे पिताजी का नाम था गिरधारी लाल जी राठौर। तो उनकी वजह से मैंने मेरी कविता में गिरधर नाम दिया है। पिता के नाम से आपकी पहचान है, ये गिरधर मेरे है। गिरधर, क्या बात ये है। और मेरी तो माँ ममता की देवी थी, सुंदर थी, बहुत सुंदर। उसी का रूप मुझ में भी आया है, कटका दी, और मेरी आंखों में भी वही है, नूर है, जन्नत का नजारा हम में भी है। कल चले जाएंगे, लेकिन एक चीज बताऊं, एक शायर लोग जो है फिल्मों में भी लिखते हैं, रहे न रहे हम, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के क्षमा राहें पुकारे, रहे न रहे हम। थोड़ा सा जिसकी वजह से आज हम बैठे हुए हैं, हाँ, गृह लक्ष्मी को नहीं भूलना चाहिए। क्या बात है।
क्योंकि उसी ने ही हमें जीवन जीना सिखाया। कभी वो पल दो पल के लिए आती है, कभी वो जिंदगी बना देती है। ऐसी अर्धांगिनी के लिए दो शब्द जरूर बनते हैं। दो शब्द में क्या कहूं, पूरा जीवन वो है, बिना उसके जीवन अधूरा। मतलब वो तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उसके बगैर जीवन कुछ भी नहीं है। और एक चीज बताऊं, आज मेरा साहित्य जो बोल रहा है, जो मेरी नज़में जो गई गजल, उसके अंदर 3 गजलें इसको ही समर्पित थी। वो काफी लोगों के साथ वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी पत्नी जा चुकी है, लेकिन मेरी भावनाएं, कल भी मेरी एक रिलीज होने वाली, शायद आज रिलीज जाएगी, उसमें यही है कि हवा का रुख, हवा की आहट मुझे बता रही है कि तू यहीं कहीं है, आओ मैं तुम्हें गले लगा दूं। वो फसागर की वादियां जहां हम घूमते थे, वो यादें आज भी मुझे याद हैं। और बताऊं, उनके बगैर भी जी रहे हैं। और बताऊं, यादें जो हमें साथ जो बीता है, वो पल, वो लम्हे हमें जिंदा रखे हुए। और हमेशा आदमी को पॉजिटिव चलना चाहिए कि वो चला गया तो मैं भी चला जाऊं। ऐसा भी नहीं है, कई लोग कई कवि बहुत गंभीर चीजें भी लिखी हैं कि दुनिया में वो छोड़ के जाने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उम्मीदें हैं। और मुझे तो लगता है कि कभी कभी इसकी तरफ देखते हैं, कभी कभी यादों का जो पुंज है ना, वहां को एक तितली से उड़ के आती है शब्दों की, और वो तितली जो है ना, मुझे एक शब्द दे के चले जाती है, और वो शब्द मेरा एक गजल बन जाती है। और मैं ताजुब करोगे, जिंदगी में लोगों ने 30 गजलें लिखी होगी, 30 कविताएं लिखी होगी, मुझे खुद को नहीं पता है। मैं जो कविताएं लिखा हूं मुझे याद नहीं है, कोई याद नहीं। मेरी नज़्म जो चल रही है वही मुझे याद नहीं है। और एक बार डूब गए हैं, मेरी गजल अगर बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं भावुक हो गया हूँ। बहुत लंबी बात हुई। कहते हैं कि रिश्तों की कदर तब होती जब रिश्ते नहीं रहते। पिता की कदर तब होती जब पिता नहीं होता है, पत्नी की कदर कब होती है जब पत्नी नहीं होती, बेटे की कदर तब होती है जब नहीं रहते। रिश्तों की कदर करना सीखिए, सिखाइए। यही तो दुनिया का मकसद है, यही जीवन है। क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो परमात्मा है, जो हमारे तकदीर में जो लिख देता है वो होना तय है। लेकिन फिर भी उसकी बड़ी दया है, उसकी बड़ी करुणा है कि हमें कष्ट में नहीं छोड़ा, आज इस लायक बनाया। हो सकता है कि आज हमारी दोबारा लिखी गई रचने हम कुएं में डाल रहे हैं, लेकिन वो कुआं भर रहा है। वो कुआं एक दिन उस पानी बाहर आएगा और कई लोग उससे तृप्त होंगे और उस अमृत का स्वाद चखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उसका स्वाद चखने वाले हमारे अपने हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने नहीं हो तब ये सपने और ज्यादा बुलंद होते हैं, और ज्यादा आगे विकसित होते हैं, और ये दुनिया नहीं, मानव जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। और मानव जाति में ये सितारों की तरह चमकते हैं। ये प्रेरणा देते हैं कि जीवन में पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र के रिश्ते क्या होते हैं, पत्नी के क्या होते हैं, भाई के क्या होते हैं, दादी के क्या होते हैं, दादा के क्या होते हैं। जाना तो सबको है ही, लेकिन ऐसा कुछ कर जाएं जीवन में कि युगों युगों तक ये संसार याद करे। आज आपने कई बातें बताई है, कई बातें जो आप कई भावुक भी हुए, कभी आप पुत्र वियोग में भी गए, कभी पिता के लिए सोचने लगे, कभी माता के लिए सोचने लगे, कभी अपने नवासे के लिए सोचने लगे, तो कभी अपने बेटी के लिए भी सोचने लगे। तो मन जो हमारा बड़ा चंचल होता है, ये बार बार भटकता रहता है, बार बार इसको पकड़ते हैं, लेकिन ये हाथ में नहीं आता है। क्या बात कही, मन चंचल नहीं, रिश्ते भी चंचल है, इनको पकड़ते हैं। मेरा तजर्बा है, छोटे छोटे से थे, उनको लेके स्कूल, मतलब इवन बहुत गंभीर सर्विस में होते हुए भी इन बच्चों को स्कूल से छोड़ना लेके आना था, बड़ा मजा आता था। इनको स्कूटर में आगे ये बच्चे छोटे छोटे, इनको पढ़ाए। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको मैंने परवरिश नहीं किया। और बताऊं, ग्रेजुएशन तक के एग्जाम तक में मैं जाता था और बैठ जाता था बढ़ के नीचे, और मैं खोता मेरी बच्ची ग्रेजुएशन में है, ये है, इनके साथ परीक्षाएं हो रही तो मैं जाता था।
यही तो है एक जीवन। और बाकी सदमे में नहीं जाना चाहिए, वैसे सदमे से भरी गजल मैंने लिखी है, लेकिन आगे जाके मैं नकारात्मक से सकारात्मक की ओर गया हूं। इसीलिए तो कहते हैं महापुरुष के मन ही बड़ो कपूत है, मन ही बड़ो सपूत, जहाँ के मन फिर है वही तो है अभिभूत। यानी हजारों कष्टों को सहन करके जो आगे बढ़ता है वही तो इंसान है। जन्म लेने को तो पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे सब लेते हैं, लेकिन मनुष्य तो वो महान हस्ती है जो स्वयं भी कृत होता है और कीर्तिमान इतिहास को रच के जाता है। ऐसी धरती पे हम जन्मे हैं जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथाएं गाई जाती है। हम तो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि इसी वीर भूमि पे हम जन्मे हैं, और इस वीर भूमि के जन्मने के बाद हमको पिता के महत्व का पता चलता है। जैसे आज राजा की हमारे यहाँ विश्व की सबसे लंबी पीढ़ी 76वीं 77वीं 78वीं पीढ़ी हमारे यहाँ मौजूद है, यानी पिता का महत्व हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा दीर्घायु रहे, हमेशा खुश रहे, स्वच्छ रहे। ये वीडियो एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा जीवित रहेगा और इस मानव जाति को हमेशा जगाता रहेगा, शोभा बढ़ाता रहेगा। एक साहित्यकार देश और दुनिया को क्या कहना चाहता है, इसकी प्रेरणा युगों युगों तक देता रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पितृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर हमने अपने पिता के महत्व को समझे। चाहे पिता कैसा भी हो, लेकिन पिता पिता होता है। पिता के भावों को समझे, पितृ की पूजा करके, पितृ को सम्मान देकर इस मानव जीवन को सार्थक करें। जय हिंद, जय भारत।